हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका एसएस स्टडी हब के ऑनलाइन पोर्टल पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बता दूं, एसएस स्टडी हब शुरू करने जा रहा है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स, जो कि बोर्ड एग्जामिनीज हैं उनके लिए क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा है। और हमारी लोकेशन है करवी चित्रकूट ट्रैफिक चौराहा। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th और क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनीज हैं वो जाके हमारे हेड ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, और उसके बाद बात करूंगा मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। सबसे पहले बात करूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, वेव्स का सुपरपोजिशन क्या होता है। उसके बाद बात करूंगा मैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है। उसके बाद बात करूंगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो समझ लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, समझ लीजिए। जब n नंबर ऑफ वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट क्या इक्वल है और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो या तो जीरो है या तो कांस्टेंट है, और वो किसी मीडियम में एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रही है, तो उनके सुपर इंपोजिशन से हमको जो एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, किसी वेव के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देने वाला हूं मैं। तो वेव को हमेशा साइनोसॉइडल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव्स को हमेशा साइनोसॉइडल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं किसी टाइम टी पे वेव यहां पे है, तो ये पॉइंट क्या होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट की पोजीशन क्या है, y1। तो ये पॉइंट क्या होगा, इस वेव का किसी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां पे वेव का डिस्प्लेसमेंट यहां से कितना है, y1। तो जो इसकी इक्वेशन दी जाती है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t। अच्छा, ये a1 क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, a1, जो कि क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो किसी वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेव अपने एक साइकिल में, कोई वेव अपने एक साइकिल में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो लेम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। तो हमारे पास n नंबर ऑफ वेव्स हैं, और जो n नंबर ऑफ वेव्स हैं उनमें से वेव नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 है। वेव नंबर 2 का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2 है। वेव नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट y3, और इसी तरह जो n नंबर की वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1। यानी n नंबर ऑफ वेव्स जिनका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y1, y2, y3 और y1 है, वो आपस में क्या कर रही हैं, सुपर पोजिशन कर रही है, सुपर इंपोज हो रही है, सुपरपोज हो रही है किसी मीडियम में, और ये आपस में क्या सेम फ्रीक्वेंसी लेके चलती है। साथ में इनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा, तभी इनका सुपरपोजिशन होगा, यानी तभी इनका मिलन होगा। तो इनके मिलन से जो रिजल्टेंट, यानी इन एन इंडिविजुअल वेव्स के मिलन से जो एक सिंगल वेव बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, यह बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
यानी n नंबर ऑफ इंडिविजुअल वेव्स के मिलने से जो एक रिजल्टेंट वेव बन रही है उसका किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y रिजल्टेंट, वो बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो समझिए क्या होता है, वो रिजल्टेंट वेव के किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी ये वाली रिजल्टेंट वेव जो कि n नंबर ऑफ वेव्स के सुपरपोजिशन से बनी है उसका किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट y r कैसे दिया जाता है, इन सभी इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर, या तो दूसरे वर्ड्स में बोलूं एल्जेब्रिक सम के बराबर। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। कंडीशन क्या होती है, जब n नंबर ऑफ वेव्स किसी मीडियम में सेम फ्रीक्वेंसी लिए हुए और उनके बीच फेज डिफरेंस कैसा है, या तो जीरो है भैया, या तो कांस्टेंट है, और वो आपस में मिल करके मिल रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, मिलन कर रही हैं, और उनके मिलन से जो एक वेव बन रही है, मिलन से जो वेव बन रही है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है उन सभी इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होने वाला है। दूसरी बात करें ना, एल्जेब्रिक सम के बराबर होने वाला है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ गए ना तो यार इंटरफेरेंस समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही एक पार्टिकुलर केस है इंटरफेरेंस। तो आइए बात करते हैं इंटरफेरेंस की। वक्त नहीं है, एग्जाम आने वाला है, इसलिए पढ़ाई पे ज्यादा दिमाग रखिए, इधर उधर नहीं। तो अगर बात करें इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की, तो मैंने जैसे बताया था कि जो इंटरफेरेंस ऑफ वेव इंटरफेरेंस होता है वो सुपरपोजिशन का एक पार्टिकुलर केस है। यानी इंटरफेरेंस में कितनी वेव लेना है हमको, दो वेव लेना है, दो वेव याद रख लीजिएगा। इंटरफेरेंस में कितनी वेव लेना है, केवल 2 वेव्स रहेंगी, और इन 2 वेव्स का मिलन होगा इंटरफेरेंस में, और दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। या तो फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है, या तो वेवलेंथ सेम रहने वाली है, और इन दोनों का मिलन जब होगा तो जहां पे इन दोनों का मिलन होगा, और जहां पे इन दोनों का मिलन होगा तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, या सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। या तो सुपरपोजिशन हो रहा है, या तो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। और हमें पता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो सुपरपोजिशन होने वाले प्लेस पे जो हमको रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड या तो मैक्सिमम रहने वाला या तो 0 के बराबर रहने वाला है, या तो मैक्सिमम रिजल्टेंट वेव का सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, सुपरपोजिशन का एक पार्टिकुलर केस, जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी लिए हुए या तो सेम वेवलेंथ लिए हुए मिलन करती हैं, सुपरपोजिशन करती हैं, तो दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिलती है तो उसका एम्पलीट्यूड या तो मैक्सिमम रहने वाला है या तो 0 रहने वाला है। मैक्सिमम कैसे रहेगा और मिनिमम कैसे रहेगा अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं
जहां पे इंटरफेरेंस में के केस में जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है दो वेव्स के सुपरपोजिशन से, याद रखिएगा इंटरफेरेंस में जिस प्लेस में दो वेव्स के सुपरपोजिशन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जहां पे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है दो वेव्स के मिलन से, हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो कहानी आई कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव की। और हमें एक बात और पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इंटेंसिटी ऑफ वेव होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहने वाला है, यानी इंटेंसिटी भी क्या? मैक्सिमम रहने वाली है। और साथ में ही जब एम्पलीट्यूड जीरो रहेगा यानी इंटेंसिटी भी जीरो, यानी इंटेंसिटी भी मिनिमम रहने वाली है। तो अगर इंटेंसिटी की टर्म में बात करें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो ऐसे प्लेसेस जहां पे दो वेव्स के सुपरपोजिशन से हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है रिजल्टेंट वेव की, तो ऐसा इंटरफेरेंस क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आखिरकार ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो रही है, और एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो इंटेंसिटी भी मिनिमम है। ये कहानी समझ आई, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये बात समझ नहीं आई यार। कई स्टूडेंट्स का डाउट होगा, चलिए बात कर लेते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद एंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आएंगे। यार थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ठीक है? तो यार देखो, आखिरकार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्यों है और एम्पलीट्यूड मिनिमम क्यों है? यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम क्यों और एम्पलीट्यूड मिनिमम क्यों? जो भैया जब दो वेव्स का मिलन कुछ इस तरह से होता है कि एक वेव का क्रस्ट, यानी वेव नंबर 1 एंड वेव नंबर 2, यानी एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से, और एक वेव का ट्रस्ट दूसरे वेव के ट्रस्ट से, ट्रफ से, सॉरी ट्रस्ट नहीं, ट्रफ गलत बोल गए, ट्रफ से, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है उसको ट्रफ बोलते हैं, और अपवर्ड डायरेक्शन में वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, उस पॉइंट को। तो जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से सुपर इम्पोज करता है, तो हमको जो भैया रिजल्टेंट वेव मिलती है ना, उसका एम्पलीट्यूड क्या मिलता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। याद रखिएगा, जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से या उसी वेव का ट्रफ उसी दूसरी वेव के ट्रफ से सुपर इम्पोज करता है, मिलन करता है, तो जो रिजल्टेंट वेव मिलती है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली होती है। यार कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? यार थोड़ा सा तो इज्जत रख लो इसकी, ठीक है? समझ आया? जब एक वेव का क्रस्ट उस दूसरे वेव के क्रस्ट से, तो और एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से, तो कैसा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कैसा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बेटा ऐसा पढ़ाएंगे कि लाइट दिमाग में घूमेगी रात को भी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी इंटेंसिटी भी क्या? मैक्सिमम रहने वाली है। यहां तक बात समझ आई? तो अब हम बात कर लेते हैं
आखिरकार ये एम्पलीट्यूड मिनिमम क्यों, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, जब क्रस्ट से ट्रफ से। मिनिमम का केस देख लो, आखिरकार मिनिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड या मिनिमम इंटेंसिटी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या क्या बोले मिनिमम एम्पलीट्यूड, या इसी को क्या कह सकता हूं हिंदी में, विनाशकारी व्यतिकरण। क्या नाम है, विनाशकारी व्यतिकरण। लेकिन यार थोड़ा इंग्लिश में अच्छा लग रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हिंदी तो विनाश करने वाला बना रहा है इस इंटरफेरेंस को। क्यों हो रहा है, जब एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रस्ट से, यानी एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से, और उसी वेव का ट्रफ उसी दूसरे वेव की क्रस्ट के साथ सुपरपोजिशन कर रहा है, तो इस केस में भैया जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी ना, जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड 0 रहने वाला है, यानी इंटेंसिटी मिनिमम रहने वाली है। और इंटेंसिटी मिनिमम तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आ रही बात यार, इतना तो बच्चा भी समझ लेगा। ओके, तो बात आते हैं ना भैया यंग्स डबल स्लिट इस बात को किसने प्रूव किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो आइए बात कर लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। इतनी मेहनत की है यंग्स ने ये बताने के लिए, तो यार मैं थोड़ा सा मेहनत तो कर ही सकता हूं तुमको समझाने के लिए, तो जरूर समझिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बार बार कह रहा हूं एसएस स्टडी हम स्टार्ट करने जा रहा है क्रैश कोर्स क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनीज के लिए, तो जल्द से जल्द आइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर मैं बात करूं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, YDSE एजुकेशन मार्केट में ये YDSE के नाम से फेमस है, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उससे पहले मैं बता दूं, जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है, तो यार मैं बता दूं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एसएस स्टडी हब के चैनल पे जाके उसको भी सब्सक्राइब करिए। उससे पहले मैं बता दूं, जब हमारा लाइट वेव का सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स। जब लाइट वेव का सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स। जब हमारी लाइट वेव का सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स, तो जो लाइट वेव निकलेगी ना वो क्या बनाते हुए निकलेगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए निकलेगी। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए निकलने वाली है। जब हमारा पॉइंट सोर्स कैसा है, लाइट वेव का सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स, तो जो हमारा लाइट वेव निकलेगी ना वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए निकलेगी। अगर हमारा लाइट सोर्स कैसा है, लीनियर है, रेक्टेंगुलर लीनियर है, तो यार इससे जो लाइट वेव निकलेगी ना वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाते हुए निकलेगी। तो यार इन दोनों चीजों को ना दिमाग में रख लेना है। और यही दोनों सोर्स अगर इंफिनिटी में हो यानी डिस्टेंट में हो, तो हमको वेव फ्रंट का थोड़ा सा पार्ट कैसा दिखाई देगा, प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देगा, यानी प्लेन वेव फ्रंट दिखाई देगा। और प्लेन वेव, और हमें पता है जो रेज होती हैं वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव फ्रंट बताती हैं, यानी वेव फ्रंट के मूवमेंट की डायरेक्शन बताती हैं। और जो रेज होती है ना वो वेव फ्रंट के पैरेलल में होती हैं। सॉरी गलत बोल गया, परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के। यार
याद रख लेना, गलत इसलिए बोल गया ताकि याद रखो तुम लोग। जो रेज होती है ना वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती हैं। जब लीनियर सोर्स तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, जब पॉइंट सोर्स तो स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो आइए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, केवल 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले उन्होंने एक सिंगल सोर्स लिया, यानी पॉइंट सोर्स लिया उन्होंने, यार कोई भी सोर्स लिया लेकिन उन्होंने एक पॉइंट सोर्स लिया। और इस सोर्स से क्या लाइट निकल रही होगी। अब पॉइंट सोर्स है भैया, तो पॉइंट सोर्स से कैसे लाइट निकलेगी, किस वेव मतलब किस टाइप का वेव फ्रंट बनाते हुए निकलेगी ये तो पता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए निकल रही होगी। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए निकल रही है तो इन्होंने क्या किया, इस लाइट सोर्स के सामने एक ऐसा इक्विपमेंट रख दिया जिसमें उन्होंने 2 लीनियर स्लिट बना दिए और उन्होंने स्लिट का नाम दिया S1 और S2। और इस स्लिट के सामने उन्होंने एक स्क्रीन रख दी, स्क्रीन। अब समझिए, कुछ वेव्स स्फेरिकल वेव फ्रंट में ट्रेवल करते हुए आ रही होंगी इस सोर्स से, और जैसे ही इस स्लिट से पास करेंगी ना तो इनका वेव फ्रंट बदल जाने वाला है, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होने वाला है। क्या इंटरेस्टिंग बात है। यानी पॉइंट सोर्स से वेव किस फॉर्म में आ रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए, लेकिन जैसे ये स्लिट नंबर 1 और स्लिट नंबर 2 से पास करी ना यार, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाते हुए ट्रेवल करने लगे। ऐसा फिनोमेना केवल लाइट के साथ ही हो सकता है। तो यार यहां से ये ना सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाते हुए निकलेंगी, समझ रहे हो राजा। अब इसकी इन जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पे देखा गया जो सेंटर पे जो हमको फ्रिंज दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है, ब्राइट फ्रिंज दिखाई देती है। सेंटर में ब्राइट फ्रिंज दिखाई देती है, उसके बाद डार्क दिखाई देती है, फिर उसके बाद ब्राइट दिखाई देती है, फिर उसके बाद डार्क दिखाई देती है, और ब्राइट के नीचे भी डार्क, फिर डार्क के बाद फिर ब्राइट, फिर उसके बाद डार्क। ये तो पता है यार कि जब वेव यहां से आई तो सिंगल सोर्स था, इनका सुपरपोजिशन नहीं हो रहा था। सोर्स से आ रही तो कोई सुपरपोजिशन नहीं हो रहा, लेकिन जब यहां पे 2 सोर्स मिल गए ना तो 2 अलग अलग वेव हो गई, यानी यहां पे 2 वेव में ये सिंगल वेव 2 वेव्स में डिवाइड हो गई। सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 2 से निकलने के बाद ये सिंगल वेव 2 वेव्स में डिवाइड हो गई, और दोनों वेव्स की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी दोनों वेव्स, जिन दोनों 2 वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है उन दोनों वेव्स की इंटेंसिटी को क्या रखनी है, सेम रखनी है, जब तक क्वेश्चन ना कह रहा हो कि इंटेंसिटी अलग अलग है। समझ रहे हो बात को, ये यहां से आता है। तो यार सिंगल सोर्स से उसी इंटेंसिटी की लाइट, और ये डबल सोर्स से जब निकली ना तो क्या हुआ, इंटेंसिटी तो सेम रहेगी ना, भले वेव्स 2 वेव्स में बढ़ गई हो, और दोनों वेव्स का क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है। यानी सुपरपोजिशन वाले प्लेस मिलेंगे, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होगा और कहीं पे
कंस्ट्रक्टिव। तो यार जिन प्लेसेस पे, स्क्रीन के जिन प्लेसेस पे हमको ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रही है वहां पे कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ रहे हो? और जहां पे डार्क फ्रिंज दिखाई दे रही है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी जो दो वेव्स है ना, जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां पे जो दो वेव्स हैं उनका मिलन किस तरह से हो रहा है? यानी एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से और उसी वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से मिल रहा है। यानी जब ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी वेव नंबर 1 का क्रस्ट वेव नंबर 2 के क्रस्ट से और वेव नंबर 1 का ट्रफ वेव नंबर 2 के ट्रफ से मिल रहा है, तभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो यार सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंज मिलती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ब्राइट फ्रिंज या प्रिंसिपल मैक्सिमा। बात करेंगे अभी क्यों बोलते हैं। चलिए, और जहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है वहां पे वेव्स का इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिल रही है, वेव नंबर 1 वेव नंबर 2, यानी एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिल रहा है, इसलिए यहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है, कंक्लूजन क्या निकाला? ये कंक्लूजन निकाला उन्होंने। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। ये जो है पूछ लिया जाता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो भैया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब किसी एक सिंगल सोर्स से लाइट वेव निकलती है और उसको जब डबल स्लिट से पास कराया जाता है तो वो सिंगल लाइट वेव डबल वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है और डबल वेव्स का सुपरपोजिशन होता है। और सुपरपोजिशन होता है तो हमको स्क्रीन में ब्राइट डार्क फ्रिंज दिखाई देती हैं। ये क्यों दिखाई देती हैं, इनका कंक्लूजन क्या है कि जहां पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है वहां पे दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट से और उसी वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ से। और जहां पे डार्क फ्रिंज मिल रही है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से। समझ रहे हो? तो आज तक का हमारा लेक्चर प्लान यहीं तक का था। अगले लेक्चर में बात करूंगा कंडीशन क्या होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। फिर कह रहा हूं एसएससी स्टडी हब स्टार्ट करने जा रहा है क्रैश कोर्स क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनीज के लिए। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। जय हिंद, गुड नाइट।